अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज दो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ये उस टाइम के टॉपिक्स हैं जब आप देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू कंटिन्यू है और वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो चुकी है। तो इस टाइम ब्रिटिश को जो है इंटरनेशनल प्रेशर का जो है सामना है। इंटरनेशनली उसके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो चुकी हैं, डायनामिक्स जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वो चेंज हो चुकी है। तो इस एस्पेक्ट में हम देखते हैं कि ब्रिटिश हिंदुस्तान में कौन से रिफॉर्म्स लाना चाह रही है, क्या करना चाह रही है, किस हद तक ये कामयाब होते हैं और क्या कुछ मिलता है इसमें। तो सबसे पहले हम क्रिप्स मिशन देखते हैं 1942 को। ये समय ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, मार्च 1942 को जो है यहाँ पे इसको कोऑपरेशन चाहिए इंडियंस की, कि इंडियंस इनके साथ कोऑपरेट करें वर्ल्ड वॉर टू में, क्योंकि इस टाइम जापान जो है वो बहुत आगे तक आ चुका है और बहुत सारी जगह कब्जे हो रही हैं। तो यहाँ पे अपना इसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर भी अनरेस्ट है, तो उनको हर हिसाब से इंडियंस की सपोर्ट चाहिए। तो इसको क्रिप्स मिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सर रिचर्ड स्ट्रैफर्ड क्रिप्स जो है ना वो आ चुके थे यहाँ पे हिंदुस्तान में, और वो जो है अपना इसको लीड कर रहे हैं। तो इस लीड करने के हिसाब से इसका नाम क्रिप्स मिशन रखा जाता है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश को काफ़ी लॉस हो रही है, जापान भी आगे आ रही है। तो अच्छा, ब्रिटिश के ऊपर बाकी भी जो एलाइज़ हैं इनकी, यूएसए, यूएसआर, रशिया, चाइना वगैरह जो है, उस पे प्रेशर डाल रही हैं कि आप जो है कोऑपरेशन इंडिया का हासिल करें। फिर इसी तरह आगे आप जाते हैं, आपको नज़र आती है कि यहाँ पे इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया में नेशनलिज़्म बहुत पीक पे आ चुकी है। इंडियंस क्या चाह रहे हैं कि नहीं, आप हमें आज़ादी दें, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, पावर्स हमें दें और आप चले जाएँ। लेकिन ब्रिटिश क्या चाह रही है, नहीं, जंग के बाद इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं एक प्रेशर है। इंडियंस डिमांड कर रहे हैं कि टोटल आज़ादी, ब्रिटिश कहती है कोऑपरेशन करें। तो एक बड़ा डेडलॉक वाली जो सिचुएशन है वो हमें नज़र आ रही है। तो अब इसमें इंडियंस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है क्रिप्स को बेचती है, सस्टेनेबल क्रिप्स को, वो इंडियंस को आके क्या कहती है कि क्या-क्या आप हमारे साथ कोऑपरेट करें तो हम जाके आपको बाद में, जंग के बाद, इंडिपेंडेंस देंगे। पहली चीज़ वो कहते हैं कि हम आप इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस क्या है? डोमिनियन स्टेटस ये है कि हिंदुस्तान जो है वैसे तो ब्रिटेन के कंट्रोल में रहेगी, लेकिन अंदरूनी मामलात में वो पूरी तरह आज़ाद होगी। तो अपने अंदर के जो मामलात हैं वो खुद डील कर सके इंडिया, लेकिन जो बाकी जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश के पास रहेगी। मतलब एक हिसाब से आप खुद मुख्तार ही समझें, खुद मुख्तारी आपकी होगी। तो डोमिनियन स्टेट्स होगा। दूसरी आपको ये चीज़ दी जाएगी कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन खुद, इंडियन जो इस बार खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएँगे और खुद उसी हिसाब से अपनी कंट्री को रन करेंगे। तीसरी वो बात करते हैं कि अगर कोई प्रोविंस जो है वो इंडियन डोमिनियन को जॉइन नहीं करना चाहता, तो अपना एक अलग आइन बना सकता है। मतलब आपको वो आज़ादी भी दे रहे हैं कि आप जॉइन करें, ना जॉइन करें, आपकी मर्ज़ी है। फिर वो कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ जो हैं वुड बी सेफगार्डेड बाय नेगोशिएशंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो माइनॉरिटीज़ की जहाँ तक बात होगी और पावर ऑफ ट्रांसफ़र की, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडियंस बनाएँगे, उसके और हुकूमत बरतानिया के दरमियान डायलॉग्स होंगी, बातचीत होंगी, उसके बाद ही जाके ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इसी तरह इस वक़्त तक, जब तक ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी, जो इंडिया का डिफेंस है, वो जो है ब्रिटिश अपने पास रखेगी और जो उसके गवर्नर जनरल के पावर है, वो उसी तरह एज़ इट इज़ रहेंगे। तो आप देखते हैं ब्रिटिश 1942 में एक हद तक आ चुकी है कि इंडियन अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और हम उनको पावर देने को तैयार हैं। लेकिन आज़ादी नहीं, डोमिनियन स्टेटस देने को तैयार हैं कि एक हद तक उनको खुद मुख्तार करेंगे। अब देखते हैं कि इसमें इंडियंस क्या कहते हैं, कांग्रेस क्या कहती है, मुस्लिम लीग क्या कहती है। इन डिमांड्स को जब इंडियंस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सामने जब रखी गई, तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया? उसकी वजह है क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस कहती थी कि ये जो आप कह रहे थे डोमिनियन स्टेटस से अलग हों और अपना आइन बनाए, ये क्या करेगी, हिंदुस्तान को टूटेगी, मतलब तोड़ देगी। The INC, Indian National Congress, was against the province's rights to separately form unions as this was damaging to national unity. वो कह रहा था अगर आप पॉइंट तो दे रहे हैं कि सेपरेट डोमिनियन स्टेटस हम देंगे और उसके साथ प्रोविंसेस को इख्तियार होगा कि वो अलग हो सकें, तो इससे जो यूनिटी है मुल्क की वो खतरे में पड़ेगी। फिर वो कहते हैं देयर दे वर आल्सो अगेंस्ट गवर्नर जनरल्स पावर्स ऑफ बीइंग रिटेन्ड एज़ अगेंस्ट हिम ओनली विद। वो कहता है आप गवर्नर जनरल को सारे इख्तियारात दे रहे हैं, हम इसके हक में नहीं। उसको सिर्फ़ आईनी सरबराह होना चाहिए, बाकी पावर उसके पास नहीं होने चाहिए। फिर वो कहता है आप डिफेंस में हमें कोई हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो फिर भी हम इससे राज़ी नहीं हैं। फिर वो कहते हैं कि इमीडिएट पावर ट्रांसफर ऑफ पावर की बात ही नहीं है। आप कहते हैं पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, फिर डिस्कशंस होंगी, फिर और ये सारी चीज़ें वो कहते हैं हमें काबिल कबूल नहीं है।
तो इसलिए कांग्रेस ने इन बुनियादों पे इसको रिजेक्ट किया। मुस्लिम लीग भी इसको रिजेक्ट करती है, लेकिन किन बुनियादों पे? दे डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ अ सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया। वो कहते हैं यूनाइटेड इंडिया हमें कबूल नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग इस टाइम क्या मांग रही थी? सेपरेशन, कि हम अलग करें। तो इसलिए उनको ये यूनाइटेड इंडिया वाली बात जो है कबूल नहीं थी। They protested against the method for Constituent Assembly's creation and also against the procedure to decide on the province's accession to the Indian Union। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसकी जो मेकिंग प्रोसेस है वो उससे भी मुस्लिम लीग इत्तेफाक नहीं कर रही थी, क्योंकि इस प्रोसेस में जो हिंदू मेजोरिटी थी उसके पास पावर ज़्यादा आएंगे, तो अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो हिंदुस्तान को रूल करेगी। तो इसलिए जो है ये विलिंग नहीं थे। तो बहरहाल जो इंडियंस थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उन्होंने क्रिप्स जो मिशन थी, जो प्रपोजल थी, उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि उन्होंने कहा ये हमारे हालात को मीट नहीं कर रही, हमारी जो डिमांड्स हैं उसके मुताबिक नहीं है। तो लेकिन फिर भी इसके आने से हमें क्या नजर आता है? द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिप्स मिशन इज important to understand as it was the first time in history when Indian dominion was recognized। पहली दफा आप देखते हैं ब्रिटिश इस हद तक तैयार होगी कि मैं ट्रांसफर ऑफ पावर भी दूंगा, डोमिनियन स्टेटस भी दे रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए वो राजी हो गया। तो एक तरफ आप देखते हैं कि वो एज अ जो मास्टर एंड स्लेव वाली रिलेशनशिप थी, जो बादशाह के तौर पे आए थे, वो अब राजी हो रहे हैं कि इंडियंस को पावर देंगे, पावर शेयरिंग में हिस्सा देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इजाजत देंगे और हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो ये सारी 1942 की बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात आगे जा रहे हैं, शिकस्त भी बहुत ज़्यादा हुई, लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हुई। तो 1946 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है, तो ब्रिटिश की भी हालत जो है वो इतनी बेहतर नहीं है कि वो कंट्रोल कर सके। तो 46 में जो है वो एक और मिशन भेजते हैं जिसका नाम कैबिनेट मिशन प्लान होता है, 1946 में भेजी जाती है। तो कैबिनेट मिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश काबीना जो थी, के कैबिनेट के बहुत इंपॉर्टेंट लोग शामिल थे। इसमें 3 जो नोटेबल्स थे, पैट्रिक लॉरेंस थी, स्टिफर्ड क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर थे। ये 3 इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिशन के बंदे थे जो इसमें शामिल थे, जिसकी वजह से इसका नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। और ये जो मिशन है ये फरवरी 1946 को हिंदुस्तान भेजी गई। इसको क्या टास्क दिया गया था? इसका टास्क ये था टू डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन लीडरशिप। तो आप देखते हैं 46 में जाके ब्रिटिश तैयार हो गई कि पावर जो है हम इंडियंस के हाथों दे देंगे। तो इसमें क्या-क्या वो देना चाह रहे हैं, किस तरह दे रहे हैं, इनके क्लॉजेस क्या हैं? अच्छा, इसमें एक चीज़ ये थी कि ये मिशन जो आई थी, वो ये कह रही थी या तो जो कुछ इसमें मिशन आपको ऑफर कर रही है सारे एक्सेप्ट करें या तो सारे रिजेक्ट करें, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती। पहली चीज़ वो कह रहे हैं टू ऑब्टेन एन एग्रीमेंट विद द इंडियन लीडर्स एज टू फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। पहली बात ये है कि इंडियंस उनसे एक मुआहदा किया जाएगा, वो हिंदुस्तान का आइन बनाएंगे। सबसे पहले इंडियंस को ये टास्क दिया जाएगा कि अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। फिर टू फॉर्मुलेट अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। ये इसी पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है कि इसके लिए आप एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाएंगे। ज़ाहिर है इस पे इत्तेफाक होना लाज़मी है, मुस्लिम लीग, कांग्रेस और बाकी जो पार्टीज़ हैं वो सारे इस पे मुत्तफ़िक हो जाएँ कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन बननी है, क्या नहीं बननी। फिर वो कहते हैं टू एस्टेब्लिश एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद द सपोर्ट ऑफ द मेजर इंडियन पार्टीज़। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएँगी, किसकी मदद से? इंडियंस की। अब आप देख रहे हैं ये पूरी पावर मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को इंक्लूड किया जा रहा है। तो सब कुछ इनको दिया जा रहा है कि आप ये करें और पावर ट्रांसफर के ऊपर आ जाएँ। डोमिनियन ऑफ इंडिया वुड बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस विदाउट एनी पार्टीशन। 46 तक आप देखें ब्रिटिश पार्टीशन के हक में नहीं है। वो कहती है मैं डोमिनियन इंडिया को देंगे, इंडिपेंडेंस देंगे, लेकिन बगैर पार्टीशन के। 46 तक कैबिनेट प्लान जो है वो पार्टीशन की बात नहीं कर रही। यहाँ पे वो कहते हैं कि एज इट इज हिंदुस्तान को पावर दे दें और आज़ाद करके चले जाएं। फिर वो एक लिस्ट बनाते हैं, कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी होगी वो किस तरीके से बनाई जाएगी, क्या होगा। वो कहते हैं द प्रोविंसेस वुड बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 हिस्सों में प्रोविंस तकसीम किए जाएंगे। ग्रुप है जो हिंदू मेजोरिटी एरिया उसमें होगी मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, उत्तर प्रदेश, बिहार, बॉम्बे एंड उड़ीसा। ये वो ग्रुप होगा जिसमें सारे हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस होंगे। ग्रुप बी में जो आजकल मौजूदा पाकिस्तान आपका कहलाएगा, पंजाब, सिंध, NWFP एंड बलूचिस्तान, ये ग्रुप बी में होंगे। ग्रुप सी में बंगाल और असम, ये दो प्रोविंसेस वो हैं जो 1905 का अगर आप लेक्चर देखें पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, तो इनमें मुस्लिम मेजॉरिटी भी है और हिंदू मेजॉरिटी भी है। ये दोनों इस तरह की प्रोविंस हैं जिसमें दोनों मेजॉरिटी अक्सरियत में, दोनों ग्रुप्स जो है मेजॉरिटी में। तो इसके बाद वो क्या कहती है, द सेंट्रल गवर्नमेंट एट दिल्ली would have powers over the defense, foreign affairs, communications and currency. The rest of the powers would be vested with the provinces। कहती है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में इसमें जो मेन पावर होंगे,
सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें डिफेंस आएगा, फॉरेन अफेयर्स आएगा, कम्युनिकेशंस और करेंसी, ये सेंटर के पास रहेंगे दिल्ली। इसके अलावा बाकी सारे इख्तियारात सूबों को दे दिए जाएँगे। फिर वो नेक्स्ट पॉइंट ये कहती है कि अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी सेट अप फॉर राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। फिर ये वही पहले पॉइंट जो हमने डिस्कस के साथ लिंक करिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड असेंबली बनाई जाएगी जो नए कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेगी, उसको रिटन फॉर्म में लाएगी। और इस दौरान एन इंटीरियम गवर्नमेंट आरज़ी एक हुकूमत बनाई जाएगी जो कि न्यू हुकूमत के बनने तक until a new government was formed on the basis of constitution written by the constitution। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनती एक आरजी हुकूमत बनेगी जो इस प्रोसेस को संभालेगी। तो इस हिसाब से आप देखते हैं 46 जो है वो प्रैक्टिकली इंडियंस को सारे पावर्स दे रही है। वो कह रही है आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएं, वो कह रही है इनसे कि आप ये करें कि आप पावर शेयरिंग के लिए अपना मतलब रोल अदा करें। आप इसमें सिंपली देखते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए वो इंडियंस को तैयार कर रहे हैं लेकिन पार्टीशन की बात नहीं कर रहे। सिर्फ ये कहते हैं कि ब्रिटिश छोड़ के चली जाएगी। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है क्यों फेल होती है? एक तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसमें अगर पार्टीशन नहीं है तो मुस्लिम लीग इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्यों रिजेक्ट करते हैं आप देखें शुरू में रिजेक्ट होती है लेकिन बाद में इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंटर वर्सेस वीक सेंटर वही डिबेट होती है कि जैसे हमने नेहरू रिपोर्ट और जिना 14 पॉइंट में देखा कि नेहरू चाह रही थी स्ट्रॉन्ग सेंटर हो जबकि मुस्लिम लीग वीक सेंटर की बात कर रही थी। तो ये पॉइंट थोड़ा सा इनके लिए डिबेटेबल था कि आया सेंटर हमें वीक चाहिए या स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप देखें ये सेंटर के पास थोड़े से इख्तियारात हैं बाकी सूबों को दे रहे हैं जबकि नेहरू ये चाह रहे थे जो इंडियन कांग्रेस की लीडरशिप पे के स्ट्रॉन्ग सेंटर हो। तो यहाँ पे एक डिसएग्रीमेंट पाई जाती है। फिर इसके बाद ये जो सारी बात थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाएगी वो किस तरह आप करेंगे कैसे नुमाइंदे उसमें लाएंगे। तो ब्रिटिश ये कहती है जो वायसराय जो है 14 बंदों को बुलाती है कि आप आरजी हुकूमत बनाएं जब तक नई हुकूमत नहीं बनती। तो इस आरजी हुकूमत में किस तरह 14 बंदे कौन कौन होंगे? 5 कांग्रेस के होंगे, 5 मुस्लिम लीग के होंगे, एक सिख से होगा, एक पारसी से होगा, एक इंडियन क्रिश्चियन होगा और एक शेड्यूल्ड कास्ट से होगा। तो इस तरह 14 बंदों की एक ग्रुप होगी और वो ग्रुप बैठ के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। यहाँ पे आप देखें कांग्रेस और मुस्लिम लीग को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई है, जो कि फिर कांग्रेस को काबिल कबूल नहीं होगी, इसके ऊपर फिर डेडलॉक बरकरार होगा। फिर मुस्लिम लीग और कांग्रेस को कहा गया कि आप 5 बंदे अपनी तरफ से नॉमिनेट करें। इन पार्टीज़ को कहा गया आप 5-5 बंदे नॉमिनेट करें। तो कांग्रेस क्या करती है, ज़ाकिर हुसैन जो है उसका नाम रिप्रेजेंट करती है, जिस पे मुस्लिम लीग ऑब्जेक्ट करती है कि मुसलमान का नाम देना सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पास है, ना कि कांग्रेस के पास है। कांग्रेस मुसलमानों के अलावा बाकी कोई नाम दे दे, लेकिन मुसलमानों का नाम ना दे। इस पे फिर एक डेडलॉक होगी कि क्यों कांग्रेस ने मुसलमान का नाम क्यों दिया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्यों नहीं दे रही। तो मुस्लिम लीग जो है डिड नॉट टेक पार्ट, वो कहती है अगर इस तरह होगा तो फिर हम हिस्सा लेंगे ही नहीं। तो अभी भी आप देखते हैं लास्ट टाइम में और पॉलिटिकल पार्टीज में जो है डेडलॉक बरकरार है। फिर कांग्रेस लीडर्स जो एंटर द वाइसराय, फिर क्या होता है जब मुस्लिम लीग कोऑपरेट नहीं करती तो कांग्रेस जो है इसमें चली जाती है। वो कहती है कि मैं नया हुकूमत जो है नई कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद बनाएंगे। तो वो खुद बनाएंगे ज़ाहिर है तो मुस्लिम लीग कहाँ जाएगी? तो मुस्लिम लीग जो है फिर कांग्रेस में जो है हुकूमत इस टाइम कांग्रेस की हुकूमत जो है वो एनडब्ल्यूएफपी और एनडब्ल्यूएफपी में जो है कांग्रेस की हुकूमत होती है, जबकि बंगाल और सिंध में जो है मुस्लिम लीग की हुकूमत होती है। अब यहाँ पे कांग्रेस क्या कर रही है जिस तरह 1937 की कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हुई कि मुस्लिम लीग को बाईपास करें और एक हिंदू डोमिनेंट जो है एक रूल जो है वो करें और इसी तरह एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जो नेहरू रिपोर्ट रिफ्लेक्ट कर रही थी, जो जाहिर है उनको कबूल नहीं होगी। इसके बैकडोर में ये चीज़ थी कि अपना जो कांग्रेस थी शुरू में, वो इसमें राज़ी नहीं थी इस चीज़ के लिए कि हम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएँगे। जबकि मुस्लिम लीग राज़ी हो गई। मुस्लिम लीग राज़ी हुई लेकिन ब्रिटिश ने उनको इनवाइट नहीं किया। लेकिन जब कांग्रेस राज़ी होगी तो कांग्रेस को इनवाइट किया गया कि आप आके कॉन्स्टिट्यूशन बना लें। तो इस चीज़ पे मुस्लिम लीग ने ऑब्जेक्ट किया, उसको एतराज़ था, वो बिल्कुल दुरुस्त था। फिर क्या होता है जब कांग्रेस को ब्रिटिश बुलाती है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएँ, तो जिन्ना और मुस्लिम लीग जो है ऑब्जेक्ट करते हैं, एतराज़ करते हैं। और वो जो है कहते हैं हम अब आज़ादी की बात करेंगे, हम डिमांड करेंगे अब हमें अलग आज़ादी चाहिए। तो इसके बदले में वो डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल देते हैं। उस कॉल से क्या होता है, जो कलकत्ता राइट्स भी है जिसको हम अलग टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये कॉल जो है कलकत्ता में स्टार्ट होती है जिसमें कम्युनल राइट्स जो हैं बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन 5000 लोग पहले दिन जो है कलकत्ता में मारे जाते हैं। और इसमें जो है नोटेबली नवाकिली और बिहार का जो एरिया है वो भी उसमें इफ़ेक्ट होता है। तो फिर ये कि इसमें फिर ये कॉल होती है कि हम मुल्क को पार्टीशन करेंगे। वल्लभ भाई पटेल जो है
वन ऑफ द एक्नॉलेजिंग ऑफ पार्टीशनिज्म, तो वो यही कहते हैं कि अगर आपने अभी इसको रोकना है कलकत्ता राइट्स को, तो पार्टीशन हमें एक्सेप्ट करनी है। तो आप ये देखें, जब तक कुछ तो हो नहीं होता, सिविल राइट्स नहीं होंगे, कम्युनल राइट्स नहीं होंगे, ब्रिटिश और इंडियन लीडरशिप तैयार ही नहीं है कि हम मुसलमानों को कुछ देंगे। जब उनको ये नज़र आता है कि कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि पार्टीशन की बात करें और मुसलमानों को उनकी राइट्स दे दें, क्योंकि उससे राज़ी नहीं होंगे, और अगर नहीं की तो ये कम्युनल राइट्स जो है ये बहुत आगे तक जाएँगे। तब जाके वो राज़ी होते हैं और इस तरह जाके आगे के उसमें बाउंड्री कमीशन बनती है, और ऐसा-ऐसा पाकिस्तान की तरफ जो है हम देखते हैं कि स्टेप्स उठाए जाते हैं और बाद में पाकिस्तान बन जाता है। आपको यहाँ से समझ आ गया कि 42 और 46 जो है, 42 में ब्रिटिश ये कहती है वर्ल्ड वॉर हो रही है, हमें कोऑपरेशन दें, उसके बाद ही डिसाइड करते हैं। लेकिन 46 में वो कहते हैं नहीं, हम आपको पावर देंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएँ, सब कुछ करें, हम देंगे, लेकिन इंडिया को हम पार्टीशन नहीं करेंगे। तो उसके बाद कलकत्ता राइट्स जो है, दे डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल जिन्ना जो है दे देते हैं। उसके बाद जो है डायरेक्ट एक्शन डे होती है, कलकत्ता में बहुत ज़्यादा जो है लोग मारे जाते हैं, जो कलकत्ता जो है बंगाल, यूनाइटेड बंगाल का हिस्सा है। मेजॉरिटी हिंदूज़ की भी है, मुसलमान की भी है। तो फिर ब्रिटिश और इंडियंस यही सोचती है कि इस राइट्स को रोकना है, फसाद को रोकना है, तो पार्टीशन के लिए एग्री करें। तो इस तरह जाके फिर मुसलमानों का रास्ता खुल जाता है। पाकिस्तान के लिए जो है रास्ता हमवार हो जाता है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।